नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम लोग उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के संबंध में। तो इसे समझने के लिए हम पहले इसके कुछ इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग पहले इसके इतिहास के संबंध में जानने का प्रयास कीजिए। 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए 1773 से पहले 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में मतलब क्या लूटने का, मतलब क्या एक तरह से भारत में अपना अधिकार जमाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। जबकि इससे पहले प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद अंग्रेज मतलब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत पर अपना अधिकार क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद उनका जो है अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का क्षेत्र कार्य जो है वो चरमोत्कर्ष पर हो गया। तो इस पर ध्यान रखने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की महारानी के द्वारा, ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर कानून बनाकर भारत भेजा जाता था। उसी क्रम में पहला कानून है, सबसे पहला कानून है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के तहत यह बतलाया गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी या होगी। लेकिन इसकी स्थापना हुई कब? तो 1774 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रावधान किया गया और 1774 में इसकी स्थापना हुई। तो अब आप लोग लिखना शुरू कीजिए। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, नोट देके लिखेंगे हम लोग। इसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में किया गया। कहाँ किया गया इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1774 में कलकत्ता में किया गया। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे कौन थे? तो इम्पे सर थे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। इस समय 1+3 मतलब क्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो आपसे जब भी कभी पूछे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत यह किया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। कलकत्ता में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसकी स्थापना अब कहाँ की जाएगी? अब उसकी स्थापना की जाएगी दिल्ली में। लेकिन इससे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं, क्या यह जो सुप्रीम कोर्ट थी जिसकी स्थापना 1774 में की गई, क्या यह सुप्रीम थी? तो हम कहेंगे यह सुप्रीम नहीं थी। सुप्रीम का मतलब क्या कि आपसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन इसके खिलाफ आप, इस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप प्रीवी काउंसिल लंदन जा सकते थे।
तो इस कारण से यह जो कोर्ट जिसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था भारतीयों को लुभावने के लिए, जिससे भारतीयों को यह लगे कि अंग्रेज हमारे लिए ठोस कदम उठा रही है, धीरे धीरे अंग्रेज हमारी सहायता करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर यह प्रावधान था कि इसके खिलाफ आप प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल न्यायालय मतलब क्या, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। किस अधिनियम के तहत? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। फेडरल कहने का मतलब क्या है कि यह फेडरल का मतलब यह हुआ कि यह जो कोर्ट है इसके निर्णय के खिलाफ आप और कहीं भी क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। मतलब क्या? प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर 1937 को जिस कोर्ट की स्थापना हुई वह भी अपने आप में वास्तव में सुप्रीम नहीं था। क्या किया गया? वह भी वास्तव में सुप्रीम नहीं था। हमारे भारत में सरकार का जो रूप है वह तो है क्या? संघात्मक। जबकि न्यायपालिका का जो रूप है वह है क्या? तो वह है एकीकृत। मतलब क्या? एक हरी प्रणाली। मतलब क्या? सर्वोच्च न्यायालय है एकीकृत, एक हरी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे संबंध नहीं है, सबका एक दूसरे से संबंध बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय है त्रिस्तरीय। न्यायालय का जो स्तर है वो है त्रिस्तरीय, लेकिन इसकी जो प्रणाली है वह क्या है? एक हरी या एकीकृत प्रणाली इसे हम लोग कहते हैं। तो 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को जिस कोर्ट की स्थापना की गई उसे हम लोग फेडरल कोर्ट कहते हैं। तो फेडरल कोर्ट की जो स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को, तो अब हम लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट, फेडरल ब्रैकेट में देकर लिखेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट नोट देके लिखेंगे हम लोग। नोट 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 को इस फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। फेडरल कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस गोयर जो थे यह फेडरल कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस थे। जबकि कलकत्ता में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे या इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गोयर थे। इस समय भी कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या था वह 1+3 मतलब क्या? एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अदर जजेस, मतलब क्या? अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे जब आपसे यह पूछे कि फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मॉरिस गोयर। नेक्स्ट, इस फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर, तो अब यहां पर मन में एक प्रश्न आएगा कि इस फेडरल कोर्ट को कब से सर्वोच्च न्यायालय कहा जाने लगा? मतलब क्या उच्चतम न्यायालय कब से कहा जाने लगा? क्या इसे अभी भी हम लोग फेडरल कोर्ट कह सकते हैं? क्या सर्वोच्च न्यायालय अलग है, फेडरल कोर्ट अलग है? नहीं। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को फेडरल कोर्ट को उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट
कहा जाने लगा। कब से? तो 28 जनवरी 1950 से सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अस्तित्व में आया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल। हीरालाल, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा हरीलाल, तो कोई बात नहीं है, वास्तव में है हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर। हीरालाल जे कानिया फेडरल कोर्ट के चौथे मुख्य न्यायाधीश थे। और हीरालाल जे कानिया जी जब 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अपने अस्तित्व में आया, तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी हीरालाल जे कानिया जी को ही बनाया गया। तो अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे कि फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश, तो हीरालाल जे कानिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो हीरालाल जे कानिया। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए हो गई, मतलब क्या अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिनकी मृत्यु अपने पद पे रहते हुए हुआ। तो हम लोग लिखेंगे हीरालाल जे कानिया और सब्यसाची मुखर्जी। सब्यसाची मुखर्जी। हीरालाल जे कानिया और सब्यसाची मुखर्जी भारत के दो ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुए, मतलब क्या उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। किन दो मुख्य न्यायाधीशों की? तो एक न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया और एक न्यायाधीश कौन थे? तो एक न्यायाधीश थे सब्यसाची मुखर्जी। इन दो न्यायाधीशों की मृत्यु पद पे रहते हुए हो गया। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास के संबंध में कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया। अब हम लोग चलते हैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थिति का चर्चा करेंगे। उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनका क्या योग्यता है, इन सारी बातों को अब हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं वर्तमान में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इस बात का चर्चा किया गया है। और यदि हम इसका उल्टा कर दे 214, तो अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसका चर्चा किया गया है। तो हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 124 में वर्तमान में अभी भी संविधान में यही लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की संख्या 1+7, मतलब क्या 8। एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। क्या इसका प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है? तो हम बोलेंगे यस। अनुच्छेद 124 के तहत अभी भी वर्तमान संविधान में भी यही लिखा हुआ है, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 होगी। तो हमें यहाँ पर यह याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक संवैधानिक निकाय है, इसकी चर्चा संविधान में की गई है, लेकिन न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी का पावर जो है वह पार्लियामेंट को दिया गया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो प्यारा सा जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान में अभी भी न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी है? 8, जबकि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 34+1, मतलब क्या
34 अदर जजेज और एक मुख्य न्यायाधीश। तो कुल वर्तमान में भी न्यायाधीशों की संख्या हो गई 35। लेकिन जब भी आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप 35 नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा 1 + 34, 1 + 34। क्योंकि यदि आप 35 बोलते हैं तो उसमें यह भी इंक्लूड हो जाएगा कि वह जो 34 हैं या 35 हैं वह सबके सब मुख्य न्यायाधीश हैं। यदि हम ऐसे बोलेंगे स्पष्ट 1 + 34, 1 + 34, तो यहाँ पर से यह क्लियर होगा कि 34 जो है वह है अदर जजेज और एक जो है वह है अन्य जजेज। मतलब क्या, एक जो है यह मुख्य न्यायाधीश हैं और 34 है यह है अदर जजेज। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 35। 1986 मतलब क्या, 1950 से लेकर 1986 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर बढ़ोतरी होता गया और लगभग 25, मतलब क्या 25 1 26, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीशों का चर्चा किया गया। फिर समय बढ़ता गया, 2009 में संशोधन करके यह किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है फिर यहाँ पर बढ़ा दिया गया और 30 + 1, और वर्तमान में 2019 में अब यहाँ पर संख्या कर दिया गया है 34 + 1। मतलब क्या, 34 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। इस बात का चर्चा वर्तमान में किया गया है। तो अब हम लोग लिखेंगे वर्तमान में संविधान में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में, न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी के संबंध में पावर जो है वह संसद को दिया गया है। किसे दिया गया है वह पावर संसद को दिया गया है। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में यह लिखा हुआ है, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग 1986 से वर्ष 2009 तक, 1986 से वर्ष 2009 तक न्यायाधीशों की संख्या 25 + 1, मतलब क्या, कुल 26 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, 25 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। 2009 के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 30 + 1, मतलब क्या 31 कर दिया गया, और वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 + 1, मतलब क्या, अभी वर्तमान में जब पूछे आपसे तो आपका आंसर होगा वर्तमान में कुल 35 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश, 34 अन्य न्यायाधीश। अब हम लोग देखते हैं इनकी योग्यता के संबंध में। क्या, तो इनकी योग्यता के संबंध में भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, योग्यताएं मतलब क्या, क्वालिफिकेशन। तो यह याद रखिएगा कि यह योग्यता के संबंध में हमें यह याद रखना है, सबसे पहले तो यह होगा, क्या होगा, सबसे पहले तो ही और सी सिटीजन ऑफ द इंडिया, मतलब क्या, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। लेकिन संविधान में यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि उन्हें भारत का मूल निवासी होना चाहिए। कहने का क्या तात्पर्य है, यदि वो मूल निवासी हैं तो, या वो पंजीकृत निवासी हैं तो भी चलेगा, सिर्फ भारत का नागरिक लिखा हुआ है। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वालिफिकेशन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब क्या, पहली योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी योग्यता भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक का न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब क्या, किसी उच्च न्यायालय में वह 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पे रह चुके हों। या फिर अब हम लिखेंगे, या बहुत सारे मेरे मित्र
और लिख देते हैं, क्या भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष का मुख्य न्यायाधीश या जज होना चाहिए। और यदि आप और लिख रहे हैं तो आपका आंसर गलत है। यदि आप कहीं मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यदि आप और बोल रहे हैं तो वहां पर आपका मॉक टेस्ट में भी आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में जजेज की क्वालिफिकेशन के संबंध में मात्र 2 क्वालिफिकेशन का चर्चा किया गया है। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पे होना चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय में। या कैसे लिखेंगे, उसी लाइन में या लिखेंगे, कॉमा देकर फिर देंगे नंबर 2, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक का या 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। कहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आप लोकल किसी कोर्ट में या 30,000 कोर्ट में या राजस्थान के कोर्ट में जाके आप वो वकालत कर लिए 10 साल तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के योग्य हो गए। आपका वकालत जो है वो अभी चमका हुआ होना चाहिए। एक तो हाई कोर्ट में होना ही चाहिए, और हाई कोर्ट में भी आपका जो वकालत हुआ पूरा हाई प्रोफाइल होना चाहिए, मतलब क्या चमका हुआ होना चाहिए। कुछ ऐसे भी वकील साहब होते हैं जो LLB कर लिए और बस अपने सीनियर के पीछे घूम रहे हैं और उसी में वह जीवन बिता दिया, और वह बोले कि मेरा तो 10 साल क्या, मैं तो 20 साल से इस हाई कोर्ट में काम कर रहा हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्वालिफाई हूँ। ऐसा नहीं, आपका जो वकालत है वह भी पूरा चमका हुआ होना चाहिए। तो फिर लिखेंगे हम लोग या, फिर देंगे नंबर 2। हम लोग लिखने के दरमियान क्या करते हैं, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं तो हम लोग लिख देते हैं, यदि यह क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया तो हम लोग लिखते हैं और यदि आप लिख रहे हैं तो गलत है। यहाँ पर हम या शब्द प्रयोग, मतलब क्या, यह तो कन्फर्म होना चाहिए 5 वर्ष या 10 वर्ष या राष्ट्रपति के नजर में कानूनविद, मतलब क्या, न्यायविद होना चाहिए, या राष्ट्रपति के नजर में न्यायविद। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो LLB या LLM करके अपने समाज के नजर में न्यायविद हो जाते हैं। क्या कि वह लड़का बहुत सारा सेक्शन, बहुत सारा आर्टिकल जानता है, इसका मतलब क्या, वह कानून का बहुत सा जानकार है। आप अपने समाज के नज़र में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको राष्ट्रपति के नज़र में एक अच्छा न्यायविद, एक अच्छा कानून का ज्ञाता होना चाहिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि इस दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं, यदि आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं और राष्ट्रपति की नज़र में आप बने हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। तो हम लोगों ने एक यहाँ पर यह बात को देखा कि जो यदि आप 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं तो भी सही है, या आप किसी भी हाई कोर्ट में आपका वकालत जो है वह एक अच्छा परचम पर हो, मतलब क्या, एक चमचमाती हुई आपकी लाइफ चल रही हो, और तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, या आप कानून के एक अच्छे जानकार हैं और राष्ट्रपति की नज़र में आपकी पहुंच है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आप योग्य हैं। वर्तमान समय में इस कोटे से अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं बने हैं। किस कोटे से, तो राष्ट्रपति के नज़र में कानूनविद, इस कोटे से वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी जज नहीं बने हैं। तो कहाँ से बने हैं, बस यह 2 कोटे से बने हैं। इस कोटे से वर्तमान समय में अभी तक, कब से कब तक, 1950 से लेकर 2020 अगस्त 2020 तक इस कोटे से अभी तक कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं बने हैं। 1950 से लेकर 1989 तक, 89 तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला न्यायाधीश भी नहीं बनी, और वर्तमान समय 1950 से लेकर 2020 आज अगस्त तक, आज अगस्त है, 11 अगस्त 2020 तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। हमें यह भी याद रखना है, 1950 से लेकर 1989 तक कोई भी महिला न्यायाधीश, और वर्तमान समय में 11 अगस्त 2020 तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक
मुख्य न्यायाधीश के पद पर काबिज नहीं हुए। यह भी एक विडंबना बोली या जो बोला जाए, लेकिन अभी तक वर्तमान समय में अभी तक यही हुआ। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वहाँ तक हमें नज़र आ रहा है कि लगभग 3 से 4 साल तक अभी भी कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश बनने योग्य, मतलब कि जो उनका कॉलेजियम का जो पद्धति है, जब हम लोग नियुक्ति देखेंगे तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी 2-3 साल तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस बनने की लाइन में कोई अभी खड़े नहीं है। तो नेक्स्ट लिखेंगे SM सीकरी। सुप्रीम कोर्ट के SM सीकरी वकील कोटे से, SM सीकरी वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट में SM सीकरी वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले पहले व्यक्ति थे या पहले व्यक्ति हैं, कॉमा इंदु मल्होत्रा भी इसी कोटे से, किस कोटे से, वकालत के कोटे से, वकील के कोटे से, इंदु मल्होत्रा वकील कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में वकील के कोटे से न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वर्तमान समय में, अभी वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल 3 महिला न्यायाधीश के पद पे हैं। इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी। इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति और इंदिरा बनर्जी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, मतलब क्या, महिला न्यायाधीश है। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि जो यह मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, यह सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थे। तो इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के संबंध में समझने का प्रयास करें। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें लगभग 5 से 6 घंटे का यह क्लास होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। तो आज पहला क्लास था, इसलिए आज इसे हम छोटा, मतलब क्या, एक लिमिट में आज हम आप लोगों के सामने इसे लेकर आए हैं। आप लोगों को यदि समझ में आ गया होगा या अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट भाग कल बनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पॉलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एक स्वीट सब्जेक्ट, मतलब एक मीठा सब्जेक्ट, मतलब कहने का यह मतलब है कम से कम आपको अपने भारत की संविधान का तो ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए। तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के संबंध में थोड़ा सा जानकारी लेने का प्रयास किया, क्योंकि यह एक लंबा टॉपिक है। यह 3 से 4 दिन, लगभग 5 घंटे का यह क्लास है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।